सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ठीक है, नेपोलियन को, रूसो को, दिदरो को, वाल्टेयर को। तो बच्चों फ्रांस की क्रांति का जो अग्रदूत बोला जाता है रूसो, वाल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू को बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखें तो रूसो आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नंबर बढ़ते हैं हम लोग दूसरा नंबर सवाल में। निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था? ठीक है, तो चावल और गेहूं, चाय और रेशम, नमक और तंबाकू, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नमक और तंबाकू। ठीक है, इन वस्तुओं पे अप्रत्यक्ष कर लगाया था, इनडायरेक्ट टैक्स लगाया गया था बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर सवाल में। लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा मांगे जो मांगे रखी थी उनमें से कौन सी मांग शामिल नहीं थी? ठीक है, तो लेनिन जो थे अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी गई थी उसमें से बताना है कि इसमें से जो चार ऑप्शन है चारों में से कौन सा मांग नहीं था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए ये मांग था बच्चों, युद्ध समाप्त किया जाए ये भी मांग था, किसानों को सारी जमीन वापस की जाए ये भी था। ठीक है, उद्योग को मजदूरों के हवाले किया जाए। ठीक है, ये नहीं था बच्चों। ठीक है, ये जितना मांग किए थे लेनिन ने, ठीक है, वो इसमें से ये मांग शामिल नहीं थे, उद्योग को मजदूर के हवाले किया जाए। ठीक है, ये मांग नहीं था। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है? रूस के स्थानीय स्वशासित संगठन कहलाते हैं। तो रूस के स्थानीय स्वशासित संगठन को बच्चों हम लोग सोवियत कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है? धुरी शक्तियां किन देशों को कहा जाता था? ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, जर्मनी, फ्रांस, रूस। अगला आपका दिया हुआ है यहाँ पे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, इटली, जापान। ठीक है, चलिए 6 नंबर सवाल देखते हैं। किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? पेरिस की संधि, वियना की संधि, वर्साई की संधि, कुस्तुनिया की संधि। ठीक है, तो बच्चों ये किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? तो वर्साई की संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ये वर्साई की संधि कब हुआ था बच्चों? तो जून 1919 को हुआ था। ठीक है, 1919 याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की? ठीक है, तो ब्रांडेस, मैकाले, किंटल, फिर टैगोर। ठीक है, तो 1864 में जो बच्चों भारतीय वन सेवा की स्थापना जो की थी तो ये किया थे ब्रांडिस। ठीक है, कौन ब्रांडिस? तो ड्रिथिस। ठीक है, ड्रिथिस ब्रांडिस। ठीक है, ब्रांडिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कलांग कौन थे? तो कलांग कौन थे बच्चों? दिहाड़ी मजदूर, कुशल लकड़हारे, गरीब मछुआरे या फिर अस्थाई चरवाहे। तो कलांग जो थे बच्चों ये कुशल लकड़हारे थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। बुग्याल क्या है? ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास मैदान, निचले हिस्सों के आसपास पाए जाने वाले सूखे जंगल का इलाका, तटीय मैदान, रेगिस्तानी इलाका। ठीक है, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास का मैदान। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी कहां रहती है? ठीक है, तो दुनिया का, ठीक है, वर्ल्ड का आधा से ज्यादा चरवाहा लोग कहां रहती है? रूस, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका में जो है आधा से ज्यादा, दुनिया का पूरा आधा से ज्यादा चरवाहा जो रहता है वहां पे अफ्रीका में रहता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगला सवाल में 11 नंबर में। निम्नांकित में से कौन सा समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? सैन्य शासन, तानाशाही, लोकतंत्र, राजतंत्र। तो आप लोग को पता है बच्चों कि सबसे लोकप्रिय कौन होगा? लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 4 ऑप्शन आपका यहां पे देख लीजिएगा। इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र का पक्ष में अच्छा नहीं है? लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। हाँ, ये सही है। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होती है। ये भी सही है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय की संभावना बढ़ाता है। ये भी सही है। लोकतंत्र नागरिकों को सम्मान नहीं बढ़ाता, ये बच्चों गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चूंकि बोला है कि कौन लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है, ये तीनों जो है लोकतंत्र के पक्ष में है, लेकिन ये चौथा जो है लोकतंत्र नागरिकों को सम्मान नहीं बढ़ाता है, ये गलत कह रहा है। लोकतंत्र तो नागरिकों को सम्मान बढ़ाता है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग।
संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो बच्चों संविधान की आत्मा प्रस्तावना को बोला जाता है। ठीक है, प्रस्तावना में हम लोग पता है किसको बोलते हैं? जो हम लोग पढ़ते हैं ना स्कूल में, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, इस तरीके से जो हम लोग पढ़ते हैं यही है आपका प्रस्तावना। ठीक है, तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, संविधान की आत्मा प्रस्तावना। चलिए, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का, स्त्रियों और पुरुषों का, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का, रंगीन चमड़ी वाले अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो बच्चों 82 है। ठीक है, कितना है? 82। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, तो ये आपको बच्चों कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपका राष्ट्रपति चेंज हुए हैं। ठीक है, और ये बहुत ट्रेंडिंग था, तो आपको ये चारों में से ऑप्शन एक बताना है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। निम्नांकित में से कौन भारतीय संसद के 2 सदन है? तो भारतीय संसद के कितने सदन है बच्चों? 2 सदन है। और कौन कौन सा है? तो राज्यसभा और लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी देखिए। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है? संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार। ठीक है, तो संगठन और संघ बनाने के लिए जो स्वतंत्रता जो है वो किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है बच्चों? तो ये स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसलिए बच्चों ये स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक का वर्णित है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग बताएंगे बच्चों कमेंट करके कि मौलिक अधिकार कितने हैं हमारे। ठीक है, हमारे मौलिक अधिकार कितने बच्चों वो बताना है आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे निम्नांकित में कौन मौलिक अधिकारों में नहीं है? देखो आगे सवाल है ना, तो कौन सा नहीं है? तो आपको पता है बच्चों मौलिक अधिकार है हम लोग का कितना? 6 है। ठीक है, बताना पड़ेगा हमको। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें से आपका समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, तीनों है अधिकार, लेकिन जातिगत भेदभाव अधिकार नहीं है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व का जितना बड़ा है उसका भारत में कितना क्षेत्रफल है? तो 2.4% बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नांकित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है? महान हिमालय, शिवालिक, पूर्वी घाट, अरावली। ठीक है, तो कौन बर्फ से ढका रहता है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23 नंबर सवाल। उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? ठीक है, गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा, तापी, गोदावरी, सिंधु, कृष्णा, माहिक, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो बच्चों उत्तरी मैदान किन नदियों से बना हुआ है? तो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 24 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? प्रायद्वीपीय नदियां होती है, कैसी होती है? सदा जल प्रवाही, ग्रीष्मकालीन जल प्रवाही, वर्षाकालीन जल प्रवाही, सदा शुष्क। तो प्रायद्वीपीय जो नदियां होती है बच्चों ये 12 होती है। ठीक है, ये 12 महीना चलती है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा सदा जल प्रवाही, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 25 नंबर सवाल। निम्नांकित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो लवणीय जल वाली झील जो है बच्चों आपका सांभर, उलर, डल, गोविंद सागर। तो कौन सा है आपको बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सांभर। ठीक है, ये लवणीय जल वाली झील है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 26 नंबर में क्या लिखा हुआ है? निम्नांकित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? अक्षांश, ऊंचाई, वायु दाब एवं पवन, या फिर मौसम समाचार। तो कौन है जलवायु को जो प्रभावित नहीं करता है? ठीक है, तो ये मौसम समाचार हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 27 नंबर सवाल। बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और सभी को शेयर कर दीजिए। नेक काम में देरी नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो मानसून वर्षा कब आता है बच्चों? जून के प्रारंभ में, मई के प्रारंभ में, जुलाई के, या फिर अगस्त के प्रारंभ में? तो बच्चों आपका जून के स्टार्टिंग में ही आपका मानसून आने स्टार्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, नागफनी किस वनस्पति क्षेत्रों में पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन क्षेत्र, कटीले वन तथा झाड़ियों क्षेत्र, मैग्रो वन क्षेत्र। ठीक है, तो बच्चों इसका जो आंसर हो सकता है, देखिए कटीले वन तथा झाड़ियों क्षेत्र इसका हो सकता है आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। ठीक है, और आप लोग बता दीजिए कि हम सही है इसमें या फिर आप थोड़ा सा उसमें कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पुरुष और महिला दोनों की संख्या बराबर है, पुरुष की संख्या महिला से कम है। ठीक है, महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है। ठीक है, और महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। ठीक है, तो देखिए ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन हमको एक ही चीज लग रहा है पढ़ने में। कैसे? पुरुषों की संख्या महिलाओं से कम है, मतलब पुरुष की अधिक है, महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, ये भी बात एक ही चीज है। ठीक है, पुरुषों की संख्या महिलाओं से कम है, तो बात तो आंसर है, बराबर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो सकता है या फिर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि अभी पुरुषों की संख्या जो है अभी कम है बच्चों महिलाओं की संख्या से, महिलाओं से कम है, पुरुषों की संख्या महिलाओं से कम है। ठीक है, हाँ, तो दोनों ऑप्शन लग रहा है इसमें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 30 नंबर सवाल। जनसंख्या में देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन इधर उधर हो सकता है, मॉडल पेपर है आपका, एग्जाम में आंसर जो होगा एक ही होगा। ठीक है, वहां पे आपका सुधार करके दिया जाएगा। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, उपरोक्त तीनों। तो तीनों इसका हो जाएगा बच्चों, 30 नंबर का आंसर जो हो जाएगा तीनों। ठीक है, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन है? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? तो अगर बच्चों आप लोग उत्पादन कोई भी चीज का करना चाहते हैं, क्या प्रोडक्शन करना चाहते हैं कोई भी चीज का, तो सबसे पहला जो आवश्यकता है बच्चों आपका भूमि है, सबसे पहला आवश्यकता। दूसरा जो है बच्चों आपका श्रम, उसके बाद आपका दूसरा जो आवश्यकता लगेगा वो आपका श्रम, इसके बाद तीसरा जो है आपका भौतिक पूंजी, तब फिर जाके चौथा आ जाएगा मानव पूंजी। तो सबसे पहला आवश्यकता क्या हुआ? भूमि हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 32 नंबर सवाल। अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत हैं? भौतिक पूंजी के, मानव पूंजी के, भौतिक और मानव पूंजी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत है बच्चों? तो इसका हो जाएगा अस्थायी पूंजी उसको बोलते हैं जो आपका मशीन वगैरह घर में है ना, उसको अगर बेचने से पैसा आता है। कार्यशील पूंजी जैसे बैंक, कैश, ये सब जो आता है ना, आपके पास नगद पैसा है, ये सब आपका कार्यशील पूंजी आता है। ठीक है, जो एक साल के अंतर्गत आपका पैसा मिल जाते हैं वो कार्यशील पूंजी। और अस्थायी पूंजी जो एक साल के बाद, मतलब कि जो आप मशीन है, बहुत बड़ा बड़ा घर है, ये सब अस्थायी पूंजी में आ जाता है। ठीक है, तो ये किसके स्रोत है बच्चों? तो भौतिक और मानव पूंजी दोनों के, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं। ठीक है, तो परिवहन, दुकानदारी, लघु निर्माण। तो देखिए कृषि से तो तीनों एको चीज नहीं मिल रहा है, तो सभी गैर कृषि है। ठीक है, सभी गैर कृषि, परिवहन भी है, दुकानदारी भी है, लघु निर्माण भी है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 34 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? ठीक है, साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या, अस्वस्थ जनसंख्या, अकार्यशील जनसंख्या, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मतलब भारत के लिए, हमारा अर्थव्यवस्था के लिए कौन सा परिसंपत्ति है? जो साक्षर है, जो व्यक्ति साक्षर है, स्वस्थ है, उन सभी लोग क्या है हमारे लिए परिसंपत्ति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नांकित में से किसमें निवेश से मानव संसाधनों को उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं? लघु एवं वृहद उद्योग, परिवहन एवं संचार, शिक्षा और चिकित्सा, बैंकिंग और व्यवसाय। तो किसमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त होते हैं? मानव संसाधन यहां बढ़ाना है, तो मानव संसाधन बढ़ाना है बच्चों, तो शिक्षा और चिकित्सा में अगर हम लोग निवेश करते हैं तो यहाँ पे मानव संसाधन बढ़ेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे? बच्चों लोग को पढ़ाएंगे, तो वहां पे क्या होगा? हमारा मानव संसाधन मजबूत बनेगा, है ना। मानव संसाधन क्या है? जो कि मानव खुद काम करता है, वही तो है मानव संसाधन। ठीक है, मानव में कितना एबिलिटी है, वो मानव संसाधन आपका। तो शिक्षा अगर हम देंगे उसको, और चिकित्सा अगर उसका ठीक रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे, तो वो हमारा प्रतिफल होगा। ठीक है, हम किस में खर्च करेंगे बच्चों? निवेश किस में करेंगे, इन्वेस्ट किस में करेंगे? तो शिक्षा और चिकित्सा में। ठीक है, चलिए 36 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों की संकेंद्रण है, या सबसे कम, या चीन के बराबर, या शून्य? तो विश्व में भारत में जो है ना सबसे अधिक निर्धन है, मतलब सबसे गरीब भारत में बच्चों, सबसे ज्यादा लोग जो है गरीब भारत में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 37 नंबर सवाल। निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इसमें किस प्रकार का विचार नहीं किया जाता है? भोजन की आवश्यकता,
तो ये किया जाता है बच्चों। चिकित्सा आवश्यकता ये भी किया जाता है। मनोरंजन आवश्यकता ये नहीं किया जाता बच्चों। क्या मनोरंजन होना चाहिए, ठीक है, मतलब गरीबी का अगर हम निर्धारण करें निर्धनता रेखा का, तो मनोरंजन से क्या रिलेटेड है, ठीक है, तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा बच्चों इसका सही, इसका विचार नहीं किया जाता, बाकी तीनों चीज का विचार किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बफर स्टॉक क्या है? सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, दुकानदार द्वारा दिया गया जमाखोरी, दलालों द्वारा विक्रय किया गया अनाज, किसानों द्वारा जमा अनाज। तो सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार जो है बच्चों वही है आपका बफर स्टॉक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए 39 नंबर सवाल देखते हैं। खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? सुरक्षित घेरे में खाना, गलत है ये। सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, अमीर लोगों की सुरक्षित भोजन की उपलब्धता कराना, निर्यात के लिए अनाज की सुविधा। तो खाद्य सुरक्षा जो है बच्चों ये आपका सभी लोगों के लिए सदैव मतलब हमेशा भोजन की उपलब्धता कराना, यही खाद्य सुरक्षा है का अर्थ है बच्चों। अमीर लोग को अगर हम सिर्फ भोजन कराएं, गरीब लोग को छोड़ देंगे, नहीं ना जी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट सवाल है बच्चों 40वां नंबर सवाल। क्या है सवाल देखिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? तो अनाजों का निर्यात, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा या फिर खाद्य पदार्थों की जमाखोरी। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य सुरक्षा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? खाद्य सुरक्षा से, ठीक है। तो ये था बच्चों आप लोग का 40 क्वेश्चन, ठीक है, मॉडल पेपर का सोशल साइंस।